किसी बहुपद का जब हम शून्यक निकालते हैं तो कभी कभार शून्यक से संबंधित और भी अनेकों सवाल निकल करके आते हैं। जैसे विवेचक निकाल करके ये पता की जाती है कि शून्यक का जो हल है वह समान है और क्या बोलते हैं उसको, वास्तविक है, अवास्तविक है, असमान है। इसके अलावे द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण विधि द्वारा, द्विघात विधि द्वारा जो है शून्य ज्ञात करो, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करो, बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करिएगा। शुरुआत हम करते हैं कि सबसे पहले बहुपद हम देखेंगे और कैसे बता पाएंगे कि उनके शून्यक कितने होंगे। तो सबसे पहला चीज कि बहुपद जो होते हैं वे रैखिक भी होते हैं। जैसे ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद की पहचान क्या है कि जो चर पद लिखा रहेगा उसके ऊपर कोई घात नहीं रहेगा। और घात अपने से अब आप लिखेंगे भी तो 1 लिखेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ लिखेंगे। जैसे a प्लस मान लीजिए कि 5 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। तो कुल मिलाकर के क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। और इनके शून्यकों की संख्या जो होती है वो केवल एक होती है, केवल एक शून्यक। शून्यकों की संख्या जो है केवल एक। शून्यक का मतलब है कि अगर हम a का वैल्यू निकालें तो केवल एक आएगा वैल्यू। उसी तरह से द्विघात बहुपद यदि है, मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है कुछ, या इधर ऐसे भी लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि इनमें शून्यकों की संख्या कितनी है, तो जितना घात उतने शून्य। तो यहाँ पर घात कितने हैं, 2, और इसमें भी घात क्या है, 2। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बहुपद के घात से पूछा जाता है कि बहुपद के घात कितने हैं। तो बहुपद के घात जो होता है ये भी घाते हैं, ये भी घाते हैं, लेकिन बहुपद का घात कौन है, जो सबसे अधिक संख्या में, वही बहुपद का घात है। जैसे सपोज दैट 5x का स्क्वायर लिख दिए और 3x का पावर 5 लिख दिए। इसमें बहुपद का घात क्या है, 5 पावर है, इसका मतलब कि घात 5 है, घात 5 है, और जितने घात है उतना ही शून्यक हो गई। इसीलिए त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वह उनके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कारण कि घात उनके 3 होते हैं, तो जितना घात उतने शून्यक। तो ये हो गया सबसे पहले शून्यकों की संख्या हम आइडेंटिफाई कर लेंगे बहुपद के मॉडल को देख करके। अब रहा बात कि समान है, शून्यक समान है और वास्तविक है, ये कैसे पता करें, कौन समान है कौन असमान है और कौन वास्तविक है कौन अवास्तविक है। तो इसके लिए हमारे पास विवेचक का सूत्र होता है। विवेचक प्राय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलते रहेगा कि जो है यदि शून्यक समान हो और वास्तविक हो तो x का मान ज्ञात करें, b का मान ज्ञात करें, ऐसे कर करके रहता है। तो सबसे पहले विवेचक का सूत्र जान लें। तो विवेचक जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, उस डिस्क्रिमिनांट का जो वैल्यू होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब क्या होता है कि विवेचक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है ये समीकरण द्विघात, द्विघाते में से तो लिखा ही जाता है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में से आप क्या करोगे कि विवेचक निकालने लगोगे। तो विवेचक निकाल करके देख सकते हैं कि इसके शून्यकों की संख्या जो आएगी वो तो 2 है, लेकिन शून्यक कैसे होंगे, समान है, असमान है, वास्तविक है, अवास्तविक है, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी निकाला कैसे जाता है, अब देखिए इसके लिए पहला कंडीशन कि आप पहले ये जानो कि 1a क्या है। तो a अगर इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है तो a 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, b है, और ये पूरा नंबर क्या है, c है। तो a और b और c का हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें वैल्यू डालते हैं। तो b के जगह पर क्या डालते हैं, 5। तो 5 का स्क्वायर हो गई माइनस 4 इंटू a के वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 2। ओके, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 4 दूनी 8, ये घट करके कितना आ गया, ये आ गया 8 7 15 17। तो d बराबर कितना आ गया 17। तो d का मान जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे, 0 से। तो d का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, मूल यानी शून्यक। मूल और शून्यक में कोई अंतर नहीं है, मूल या शून्यक। मूल और शून्यक का जो मान है वह क्या होगा, वह वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा, क्लियर है, वास्तविक और असमान होंगे। अब इसके बाद विवेचक का वैल्यू मान लीजिए कि d बराबर आपको निकालना है
कोई और में भी और आ गया, उसमें आपको डी बराबर आ गया शून्य आ गया, डी बराबर क्या आ गया शून्य आ गया, मैंने डी निकाले तो यहाँ पर 17 में आकर के क्या आ गया 0 आ गया। तो ऐसे में क्या रहेंगे, तो उसमें क्या होगा कि मूल जो होगा वह समान रहेगा और क्या रहेगा वास्तविक रहेगा। ठीक है, समान और वास्तविक। इसमें क्या रहता है कि वास्तविक और असमान, इसमें क्या रहता है वास्तविक और समान। समान का मतलब क्या कि आप दो शून्यक निकालते हो ना, अल्फा बराबर और फिर बीटा बराबर, तो अल्फा बराबर भी वही आएगा, बीटा बराबर भी वही आएगा। समान का मतलब यही है। ठीक है, अब एक बात हम चलते हैं लेकर के डी का मान कभी कभी क्या होता है कि 0 से भी छोटा आ जाएगा। 0 से छोटा आने का मतलब क्या है कि माइनस में वैल्यू आ जाएगा, है ना। डी बराबर आपको आ गया -2 -1, डी बराबर आ गया -10, ऐसे करके। तो इस तरह से अगर माइनस में वैल्यू आता है तब वो क्या है 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा हो तो क्या होगा मूल असमान, असमान और क्या होगा अवास्तविक होगा। ठीक है, अवास्तविक। ये थोड़ी सी छोटी सी चीज है लेकिन आप फंसते हो। चलिए एक और आपको सूत्र बताता हूं। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कैसे कैसे आता है। इसको तो हमने दिखा दिया कि मान लीजिए कि ये कैसे आया, तो एक समीकरण इसके लिए आपको एग्जाम्पल स्वरूप मिल गई। एक और एग्जाम्पल स्वरूप दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 2x का स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है -4x एंड प्लस ऐसा करके 2 लिखा हुआ ऐसे। ठीक, या 2 ना लिख करके यहाँ 3 लिखा हुआ, ऐसे समझ लीजिए। तो आप डी निकालोगे तो क्या होगा सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पर क्या आया -4, तो -4 का क्या हो गया स्क्वायर, -4 इंटू ए के जगह 2 और सी के जगह कितना 3। अब यहाँ चर्चों का कितना हो गया 16, -4 दूनी 8 8 तरीके 24। देखिएगा 16 में से क्या हो गया 24 घट गया, तो 16 में से 24 घट गया तो कितना आ गया माइनस में 8। तो माइनस में यहाँ पर आया, तो माइनस वाला हम क्या बताए कि डी का मान जब 0 से छोटा हो जाए, डी का मान छोटा है किससे 0 से, तो ये क्या हो जाता है अवास्तविक। अवास्तविक होगा मूल का मान, अवास्तविक होगा और असमान होगा। याद रखने के लिए देखो इसमें अ रहता है, जब आप माइनस में हो जाते हो तो अवास्तविक और असमान, और यदि प्लस में है तो डी का मान क्या है बड़ा है 0 से, तो वैसे में वास्तविक और असमान। अगर डी का मान 0 के बराबर आता है तो वास्तविक और समान हो जाता है। चलिए एक हम देखते हैं वास्तविक और समान वाला एक समीकरण लिख करके देखते हैं, जरा सा देखते हैं ट्राई करके। चलिए अगर मान लीजिए कि समीकरण लिखा हुआ है x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है 8, ऐसे करके। ठीक है, 8 लिखा हुआ है, तो 8 नहीं जी 4 लिखा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। हाँ अब हो जाएगा सेट। तो यहाँ से हम क्या डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं ना, डायरेक्ट समीकरण लिख रहे हैं। आपको बुक्स में दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स खुद से लिख करके दे रहा हूँ डायरेक्टली ऑन बोर्ड। अभी मैं आपको समझा भी रहा हूँ, एग्जांपल भी लिखते जा रहा हूँ। आप भी लिख दोगे इसको कब, जब आपको कैलकुलेशन पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आपको ये पता चलने लगेगा कि कैसे कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर डी का मान आप निकालना चाहो तो देखो यहाँ पर जस्ट आप क्या क्या है, यहाँ पर 1 ए के जगह पर है, ये पूरा क्या है बी के जगह है, और ये पूरा क्या है सी के जगह पर है। ए बी और सी क्लियर है। अच्छा तो ए बराबर आप क्या जानते हो, सॉरी डी बराबर सूत्र क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये लिख लेने के बाद अब बी के जगह पर क्या है हमारे पास -4, -4 का क्या कर दो स्क्वायर, और फिर -4 इंटू ए के जगह क्या है 1, सी के जगह क्या है माइनस में 4। ओके, अब फाइनली यार देखो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और इधर भी कितना हो गया 4 चौका 16, माइनस माइनस एक मिनट ये तो 4 यहाँ प्लस में था ना, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस में 16 आया। देखिए यहाँ पर 4ac, तो 4 के जगह 4, a के जगह 1 और c के जगह पर 4। ओके, तो यहाँ पर 16 में से 16 गया कितना हो गया 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये 0 जो आया वो क्या है d है, तो d बराबर क्या आ गया 0। और जब d बराबर 0 आ गया इसका मतलब है कि शून्य क्या होंगे मूल क्या होंगे वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। तो तीनों पर एग्जांपल देख लीजिए, एक इस पर दिखा दिया आपको डी कैसे 0 आता है,
डी का मान माइनस कैसे आता है, आप समीकरण आपके पास बुक्स में मिलेंगे, उसका डी निकालते हो, डी निकालने के बाद आपको पता चलता है। हो गया, ये था संबंधित आपको शून्यक संबंधी कि शून्यक आपको वास्तविक है, समान है, असमान है ना, वास्तविक है कि समान है, डी जीरो होता है तो डी बराबर जीरो होता है तो क्या कहेंगे, डी छोटा होता है जीरो से तो क्या कहेंगे, डी बड़ा होता है जीरो से तो क्या कहेंगे। ऐसी बहुत तरह के कंडीशंस आते हैं और ऐसे में बच्चे फंसते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आपको उसमें कई तरह के वैल्यू निकालने रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज को जान लें कि डी होता कैसे। जब आप डी को आइडेंटिफाई करने जान जाएंगे तो सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। एक और भी संबंधित डी का ही है, उसे भी मैं बता ही देता हूं, जस्ट मिनट। तो एक द्विघात विधि से हम कैसे निकालते हैं शून्यक या मूल का मान, कैसे निकालते हैं अल्फा बीटा को कैसे निकालते हैं, उसके लिए सूत्र देखते हैं। तो एक से डैश करके लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा होता है 2a, सूत्र है जिसमें हम d का मान जो है पहले से जान रहे होते हैं, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बहुत बच्चों का डाउट अभी भी रहता है कि आखिर ए बी सी जो है कहां से आता है, तो उसके लिए दिखा दूं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण में लिख दिया यहाँ पर ऐसे करके, और यहाँ से आपको बता दूं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणक होता है वो ए रहता है, और इसका गुणक जो रहता है वो बी रहता है, और इसका गुणक जो रहता है वो, ये यहाँ पर तो कोई गुणक है नहीं, डायरेक्ट जो अक्षर पद रहेंगे वही सी रहता है। ठीक है, समझ सकते हैं इसको, आसान है बिल्कुल समझना। यहाँ पर भी जो देख रहे हैं द्विघात बहुपद विधि का एक सूत्र जो आपको पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, बहुत इजी तरीके से निकलता है, आप समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से हम डी का वैल्यू इसमें डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, माइनस बी। अब बी की जगह पर यहाँ देखिए -5, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, तो प्लस कितना हो गया 5, प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी कितना है, तो डी के लिए हमको सूत्र लगाना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इस बार वो लिख दे रहे हैं, और फिर 2a के जगह पर कितना है हमारा 2 है, तो 2 यहाँ रख देंगे, फिर प्लस 5 हो गया माइनस प्लस रूट अंडर बी, बी के जगह पर क्या है -5, तो -5 का क्या हो गया स्क्वायर, -4, ए के जगह 2 और सी के जगह पर 1 हो गया, और बट्टा में कितना है 4 है। ओके, अब 5 प्लस माइनस रूट अंडर 5 5 25 और -4 दूनी के 8, अब बट्टा कितना हो गया 4। अब 5 प्लस माइनस रूट अंडर, अब यहाँ पर 8 7 15 17 हो गया यहाँ पर वैल्यू, और बट्टा में आ गया 4। तो ये देखिए लगभग हम निकाल चुके हैं। अगर यहाँ से अब हमको चाहिए, चूंकि 17 का तो वर्गमूल होने नहीं जा रहा है, हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली लिखा था, कोई जरूरी नहीं कि जो लिखेंगे वो एग्जैक्टली वर्गमूल में निकल ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर देना चाहिए, अल्फा बराबर लिख देना चाहिए, तो 5 प्लस रूट अंडर 17 बटा में 4। अब बीटा बराबर क्या, तो बस खाली एक माइनस लिख दीजिए इसमें, 5 माइनस रूट अंडर 17 बटा में 4। ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू भी कभी कभी आपको सॉलिड वैल्यू 1 2 3 4 जो भी है निकल जाता है। तो यही है द्विघात विधि, द्विघात विधि से शून्यक को निकालना ऐसे ही जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दो चर के समीकरण जब बनाने लगते हैं, तो दो चर के समीकरण बनाते हैं तो वहां पर भी थोड़ी सी परेशानी आती है। हमें पहले जांच करना पड़ता है कि कौन सा समीकरण संगत है कौन असंगत है। संगत समीकरण दो तरह के होते हैं, पता ही होगा, तो उनसे संबंधित भी थोड़े से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखिए, हमने बताया कि संगत जो समीकरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संगत समीकरण दो प्रकार के, पहला समीकरण क्या कहलाता है, अद्वितीय हल वाला, अद्वितीय हल वाला, और दूसरा समीकरण जो है अनंत हल वाला, अनंत हल का समीकरण। अब अद्वितीय में क्या हो गया कि a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2, और इसमें क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2। ठीक है, ऐसे करके हो जाती है। ओके, अब इसके बाद क्या करने हैं कि जो है हमें ये संगत का हो गया जिसमें कि एक हल निकल पाएगा। कितना हल, केवल एक हल, केवल एक हल, एक हल का समीकरण है। अगर ऐसा आप निकाल पाते हो, जांच कर पाते हो, तो कैसे जांच होती है वो भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 5y बराबर लिखा हुआ है 6, और फिर लिखा हुआ है 3x + 7y बराबर लिखा हुआ है 9।
तो अब आप a1/a2 करोगे तो a1/a2 बराबर क्या मिलेगा, यहाँ 2/3 मिलेगा। और अगर b1/b2 करोगे तो क्या मिलेगा, 5/7 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, बोथ आर डिफरेंट। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक भी हल नहीं वाला समीकरण हो गया। इसमें सॉरी, एक हल वाला आ गया, अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं, जिसमें क्या मिल रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो ऐसे सेंस में हम क्या बोलते हैं कि इसके केवल एक हल निकल पाएंगे। अब अनंत हल वाले के लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। अनंत हल वाले में क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर एक समीकरण लिख देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि 3x + 5y बराबर है 6, और फिर लिखा हुआ है 6x + 10y बराबर लिखा हुआ है 12। तब आप क्या देखते हो कि a1/a2 निकालते हैं तो 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 हो गया। और फिर b1/b2 हो गया, तो b1/b2 मैंने 5/10, 5 दूना 10, 1 में कितना 2। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, c1/c2, c1/c2 का क्या हो गया, 6/12, 6 दूनी के 12, 1/2। तो क्या है, तीनों के तीनों बराबर। तो ऐसे सेंस में क्या है, ये अनंत हल वाला समीकरण है जिसमें बहुत सारे हल होंगे। वास्तव में हमें ये कोई काम का नहीं है, खाली जांच करने के लिए दिया जाता है कि हल कैसा है, ये जांच करके बताओ कि अनंत हल वाला है या एक हल वाला है। इसके बाद एक और तरीका होता है असंगत समीकरण के लिए। असंगत समीकरण जो होता है उसमें क्या होता है, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। तो ऐसे सेंस में क्या होता है कि यहाँ पर एक भी हल नहीं आता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता। तो ऐसा सेंस होता है, कभी हल होगा ही नहीं, कभी हल होगा, संगत है, असंगत है, एक भी हल नहीं होगा। तो मुख्य रूप से हम लोग को जो पढ़ना है 10th क्लास में, जब भी हमें निकालने के लिए वैल्यू आता है कि x और y का वैल्यू निकालो, तो वह सिर्फ अद्वितीय हल में केवल एक हल वाला होता है जिसमें a1/a2 बराबर